जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और हर एक साल पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 10th क्लास में और 12th क्लास में भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र। इससे पहले हम मादा जनन तंत्र के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, 10th और 12th क्लास में ये हर साल पूछा जाता है, या तो माता के बारे में आएगा या नर जनन तंत्र। ठीक है, आज हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? नर जनन तंत्र। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पर क्या नर जनन तंत्र होता क्या है? यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे, 10th क्लास वाले भी और 12th क्लास वाले भी। ठीक है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग में विरेचन, ये वाला आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, विरेचन। ठीक है, और द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर इसमें द्वितीयक लैंगिक अंग में आते हैं, सबसे पहला है एक तो विरेचन कोष। जो ये विरेचन होता है इसका कोष, कोष का मतलब क्या है? इसका खोल ऊपर का। ठीक है, और इससे अगला पॉइंट हमारा शुक्रवाहिनी। एक है शुक्रवाहिनी, एक है शुक्राशय, इससे अगला है प्रोजेस्टेट ग्रंथि, एक सीसन। यहाँ पर ये कितने पॉइंट है? यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा विरेचन, पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा क्या है? विरेचन कोष, तीसरा शुक्रवाहिनी, और चौथा पॉइंट है शुक्राशय, और पांचवा प्रोजेस्टेट ग्रंथि, और छठा है सीसन। यहाँ पर एक तो क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है, और ये 5 क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो आप इस तरीके से ही नोट करना, और लिखना भी सेम इसी तरीके से ही है। पहले नर जनन तंत्र और प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं, और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो इससे आपके जो नंबर है वे ज़्यादा आने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना, और इसका जो डायग्राम है इसे भी अच्छे से समझना, और डायग्राम भी आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना। यहाँ पर समझना, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर मानव का नर जनन तंत्र। यहाँ पर समझना, देखो सबसे पहले क्या है? ये मूत्राशय, ये वाली जो यहाँ पर या करती है, ये क्या मूत्राशय की है। और यहाँ पर इससे अगला पॉइंट है मूत्र नलिका, जो सी है ये क्या? मूत्र नलिका। जो ये वाली नलिका बन रही है ये कौन सी है? मूत्र नलिका। और ये वाला क्या है? ये सीसन भाग है, ये सीसन, ये जिससे कि मूत्र बाहर आता है, ये क्या? सीसन। यहाँ से ये क्या? मूत्र मार्ग, जो से ये वाला है, ये क्या? मूत्र मार्ग, ये वाला। ठीक है, और ये क्या? इसमें जो अंदर है ये होता है विरेचन, और जो ऊपरी भाग है इसका, इसे बोलते हैं विरेचन कोष। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और शुक्रवाहिनी कौन सी है इसमें? शुक्रवाहिनी इसे बोलते हैं यहाँ पर, ये वाली जो नलिका है इसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं। और जो ये वाली ग्रंथि है, ये वाली ग्रंथि, इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेट ग्रंथि। और शुक्राशय कौन सा है? ये शुक्राशय यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या है? विरेचन के बारे में। विरेचन, इससे आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो, यह मानव में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन या जनन अंग है। ये क्या है? यह मानव में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि यह शुक्राणु उत्पादन का कार्य करता है। शुक्राणु का मीन्स होता है स्पर्म का जो उत्पादन करता है, वो कौन करता है? प्राथमिक अंग, वो करता है विरेचन। ठीक है, यहाँ पर समझना। इससे आगे यह संख्या में 2 होते हैं। जो विरेचन होते हैं ये हमेशा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और जो इनके ऊपर के खोल को बोलते हैं उन्हें बोलते हैं विरेचन कोष। यहाँ पर इस तरीके से खोल होते हैं, उन्हें बोलते हैं विरेचन कोष। यहाँ पर यह संख्या में 2 होते हैं, अथवा एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब क्या? 2। जब भी जोड़ी की बात होगी तो 1, और वैसे कितने हैं? 2। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला पॉइंट है नर में उदर के निचले हिस्से में बाहर की ओर पाए जाते हैं। जो नर होता है, नर का मीन्स पुरुष, उसमें जो उदर होता है, उदर के निचले हिस्से में बाहर की ओर पाए जाते हैं। जो ये वाले हैं कौन से? एक जोड़ी विरेचन होते हैं, ये बाहर की ओर पाए जाते हैं। इनका आकार अंडाकार अथवा गोलाकार होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, यहाँ पर समझना। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये बाहर की ओर है, और ये कितने होते हैं? 2। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला पॉइंट हमारा, इसमें नर लैंगिक हार्मोन का निर्माण होता है। इस वाले हार्मोन को आप अच्छे से याद कर लेना। यह हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है।
किसका निर्माण करता है, कौन निर्माण करता है इसका, विरसन। विरसन किसका निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे, ये पूछे जाता है। और शुक्राणु या शुक्राणु से भी पूछा जा सकता है कि जो शुक्राणु में जो हार्मोन्स का निर्माण होता है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन मादा में अलग है, मादा में एक तो प्रोजेस्टेरोन है, एक और है वहाँ पर। ठीक है, उसमें दो थे, इसमें क्या है, इसमें एक ही है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे आगे पॉइंट हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग, इसके बारे में समझते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है, आप ज़्यादा भी ना लिखना, तो इनकी हेडिंग और थोड़ा बहुत है ना, यहाँ तक लिख सकते हो, इससे नीचे तक भी नहीं जाओगे तो आप। ठीक है, ध्यान रखना। विरसन कोष, कोष का मतलब क्या है, जो ये विरसन होते हैं इनके ऊपर के जो ये खोल होते हैं, इसकी बात हो रही है, विरसन कोष। थैलीनुमा संरचना है, जो ये विरसन होते हैं इनके ऊपर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है इनके ऊपर। ठीक है, एक जोड़ी विरसन पाए जाते हैं। ये कितने हैं, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब क्या, कितने हैं, दो। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो ये होते हैं ये शरीर से बाहर किस वजह से होते हैं, कि जो शरीर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो ये विरसन होते हैं इन्हें टेम्परेचर की कम की आवश्यकता होती है। तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो कम होता है, लेकिन जो शरीर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। इस वजह से इन्हें बाहर की ओर बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये बाहर होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर, शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये हो क्या, विरसन कोष ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है। जो ये विरसन कोष है ये ताप को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसी कारण बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, किसी कारण 35 हो गया, लेकिन जो ये होते हैं क्या, विरसन होते हैं, इन्हें टेम्परेचर की जरूरत है कितनी, या तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इससे 35 को ये वाला जो विरसन कोष है इन्हें ये कम करेगा। कम का मतलब क्या, 35 से 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को रखेगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। आगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है, ये संख्या में 2 होती है। जो शुक्रवाहिनी होती है ये भी कितनी होती है, 2। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नलिका बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर समझ सकते हो कैसे प्रवाहित होते हैं, यहाँ पर देखना आप सभी। ठीक है, यहाँ से देखो, एक तो यहाँ पर क्या है, ये वाली नलिका कौन सी है, एक तो ये वाली नलिका। ठीक है, ये भी यहाँ से जा रही है, और ये वाली नलिका, इन दोनों का जो मार्ग है वो एक ही है। एक तो यहाँ पर मूत्र मार्ग का, एक जो यहाँ पर क्या है, शुक्रवाहिनी जो नलिका है यहाँ से, इन दोनों का जो मार्ग है एक यहाँ पर। समझ, आगे समझते हैं शुक्रवाहिनी। सबसे पहले यहाँ पर क्या, शुक्र, शुक्र का मतलब होता है शुक्राणु, और वाहिनी का ले जाने वाली। यहाँ पर क्या है, जो शुक्रवाहिनी है वो क्या काम करती है, जो शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। शुक्राशय क्या है, शुक्रवाहिनी से शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना में प्रवेश करते हैं, जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। इसमें क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं उन्हें एक तो गति और ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है, शुक्राशय। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। आप ज़्यादा ना याद करके इनकी हेडिंग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे प्रोजेस्टेट ग्रंथि। यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है और तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ये भी क्या, जो ग्रंथि है यह अखरोट के आकार की है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है, और यह तरल पदार्थ का निर्माण ये भी करती है और वीर्य का भाग बनता है इसमें, और शुक्राणुओं को क्या करते हैं, गति प्रदान। ऐसे शुक्राशय भी क्या काम करता है, ये भी ऊर्जा और गति दोनों प्रदान करता है। ठीक है, इससे आगे है काउपर ग्रंथि। ये क्या काम करती है, अम्लीयता को क्षारीयता में बदलकर उदासीन कर देती है। जो अम्लीयता को क्षारीयता में बदलकर उदासीन, जो अम्ल की मात्रा है उसे क्षार में बदल के उसे उदासीन करते हैं। ठीक है, इसका यही काम है। इससे आगे है मूत्र मार्ग। यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोजेस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकालते हैं। यह सीसन से गुजरकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर इन्हें।
और ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है भाई, आपके हेडिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। हेडिंग में एक एक दो दो पॉइंट जो भी है आप लिख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अगला है लास्ट सीसन। यहाँ पर क्या है, यह एक बेलनाकार अंग है जो विरासन के बीच लटका। अगला पॉइंट है यहाँ पर सीसन। यह एक बेलनाकार अंग है जो विरासन के बीच लटकता रहता है, ठीक है। यह उत्थानशील मैथुनांग अंग है। सामान्य अवस्था में यह छोटा तथा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य और शुक्राणु और मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर इसे अच्छे से याद कर लेना आप, और इसमें जो भी हेडिंग अच्छे से याद कर लेना आप सभी, ठीक है। इसे डिटेल में इतना नहीं, बस यहाँ तक आप लिख सकते हो जितने ये है। जो यहाँ तक भी आपने लिखा ना इतना, तो भी अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और इसका डायग्राम जरूर बनाना आप सभी, ठीक है।